गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, इनके संबंधित बात किया था। आज के क्लास में हम लोग एक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसको होने के पश्चात हीट हमें रिलीज होता हुआ दिखाई दे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे आप देखे होंगे द बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोई कागज है या कोई कपड़ा है, अगर उसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट भी निकलती है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे हमारे पास कार्बन है और इसको हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसके साथ यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर निकलता है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमारे पास मैग्नीशियम है Mg और इसको जब हम ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये हमारे पास बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ इस रिएक्शन में हमें हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी अगर इसको हम सिंपली कहें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट हमें अलग से देना पड़ता है, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 को जब हम हीट देंगे, यानी कि इसको हीटिंग करेंगे, तो ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि इस रिएक्शन में हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ हम कुछ हीट की मात्रा दे रहे हैं, यानी कि कुछ टेम्परेचर पे इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट हमें अलग से देनी पड़े और प्रोडक्ट में यहाँ पे किसी भी तरह का हीट हमें रिलीज होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बस कॉमन सा डिफरेंट है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ती है। जैसे आप देखे होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH है ट्वाइस, जिसको हम चूना भी बोलते हैं। तो जैसे ही चूने को हम पानी में डालते हैं तो हमारे पास ये बनता है CaO प्लस H2O और इसको हीट कर किया जाता है। तो ये भी एक तरह से हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो हमने देखा कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो हमें देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम।
एक्जोथर्मिक में हीट हमें रिलीज होती हुई मतलब हीट हमें मिलती है, रिलीज होती है। टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो तापमान होता है वो कम होगा। टेम्परेचर विल इंक्रीज, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। फेवर्ड बाय अ हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्शंस के आसपास का जो सराउंडिंग होगा वो हाई टेम्परेचर का होगा। फेवर्ड बाय अ लो टेम्परेचर सराउंडिंग, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जो सराउंडिंग्स होगा वो लो टेम्परेचर का रहेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट प्लस हीट इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ साथ हमें हीट भी देना पड़ता है, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ हमें कुछ नहीं देना है, रिएक्शन होने के पश्चात हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्राप्त होता है, यानी कि A प्लस B ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के साथ हम कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट और साथ में हीट बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट के साथ हम हीट भी दे रहे हैं और तब जाके हमें सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl को जैसे हमने हीट दिया तो ये रिएक्शन जो है अमोनिया और HCl में कन्वर्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति हुई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हुआ। और ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि यहाँ पर मेथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, वाटर और हीट यहाँ पर रिलीज होती हुई दिखाई दी। तो ये हमको एक्जोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। इसके बाद एक रिएक्शन और हम देखेंगे, नाम है इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से ही स्पष्ट है, न्यूट्रल होना यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ना ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। तो इसका डेफिनेशन हम बताएंगे, व्हेन एन एसिडिक solution and basic solution mixed in a suitable amount, then the acidic nature and basic nature of the solution get destroyed is called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एसिड और बेस आपस में एक साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एसिडिक सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन का मिक्सचर लेंगे। हमारे पास जैसे HCl है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन। और एक यहाँ पर हम बेसिक सॉल्यूशन लेंगे NaOH, ये हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशन है तो ये एक्वस के फॉर्म में होगा। और जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन किया तो ये बना NaCl प्लस H2O। हमारे पास जो ये NaCl है ये सोडियम क्लोराइड है, और ये हमारा हो गया वाटर। और इसके साथ साथ एक चीज और निकलेगी, हीट। तो यहां पर देखिए HCl हमारे पास ये एसिडिक सॉल्यूशन है
और NaOH ये हमारे पास बेस है तो बेसिक सोल्यूशन है। एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को हम आपस में मिला दिए। मिलाने के बाद हमें NaCl मिला जो कि साल्ट है, ये हमारे पास साल्ट है और ये हमारे पास वाटर है। तो वाटर यहाँ पर क्या है, ये वाटर जो है हमारे पास ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है किसमें, इस सॉल्यूशन में ये हमारे पास जो वाटर मिला है ये हमारे पास न्यूट्रल मिला है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की रिएक्शन का अगर हमें ट्रेंड लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, those reaction that occurs in the presence of sunlight is called photochemical reaction। is called photochemical reaction। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये जब दोनों आपस में इसको जब मिक्स करके रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो ये रिएक्शन तब तक नहीं स्टार्ट होती है जब तक सनलाइट का प्रेजेंस नहीं रहता। यानी कि अंधेरे में अगर इस रिएक्शन को हम कराएंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इस रिएक्शन में सनलाइट हम देते हैं, तो तुरंत ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर हमें मिल जाता है 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिक्सचर को अंधेरे में रखने पर ये अभिक्रिया नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही इसमें हम सनलाइट एमिट करा करके इस रिएक्शन को कराए तुरंत रिएक्शन कंप्लीट हो गई और यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है और वाटर जो है वो जमीन से मिलता है, अर्थ से। और जैसे ही पौधों के ऊपर सनलाइट सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये रिएक्शन शुरू हो जाती है और इसके पश्चात जो रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हमारे पास यहाँ ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। यानी कि ये हमारे पास ग्लूकोज बना और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस बना। तो हम कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, या फिर ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, तो a reaction in which insoluble solid is formed is called precipitation reaction. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने पर कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड बनता हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल
से लास्ट क्लास हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे। उस रिएक्शंस में मैंने एक एग्जांपल कराया था, मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पे लिखता हूँ, उसी टाइप का एग्जांपल। जैसे हमारे पास Na2CO3 है, Na2CO3, और ये एक्वस फॉर्म में है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड से, यानी कि CaCl2। ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, कैल्शियम क्लोराइड। तो जब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इसके पश्चात बनता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को अगर और क्लियरली आप देखें तो यहाँ पर Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि यहाँ पर Na प्लस और कार्बोनेट के ऊपर होता है CO3 और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है Ca2 प्लस और Cl माइनस। तो हमारे पास यहाँ पर मेटल के रूप में Na है और Ca है, तो जो भी हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसमें मेटल यही रहेगा, सिर्फ इसका ट्रांसफर होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यानी कि हमारे पास अब जो नया कंपाउंड बनेगा वो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ और इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ। तो Na प्लस है तो इसका निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव यहां से आएगा, यानी कि NaCl। और यहाँ पर कैल्शियम प्लस है तो इसका निगेटिव आयन कार्बोनेट से आएगा CaCO3। और यहाँ पर जो हमारे पास CaCO3 बना है ये सॉलिड फॉर्म में बना है, और ये हमारे पास एक्वस है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये जो सॉलिड फॉर्म में बना है तो यही प्रेसिपिटेट है, यानी कि अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड। ऐसे रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड बनता हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कहलाएगा इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड। कहाँ पे ये इनसॉल्युबल है, तो ये हमारे पास NaCl एक्वस सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन NaCl सोल्यूशन, यानी कि जो NaCl का सोल्यूशन बना है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है, और यही इनसॉल्युबल सॉलिड जो है ये कहलाएगा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट में इसी को हम लोग लिखते हैं PPT। तो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन को जब हम बढ़िया से लैब में करेंगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में है, तो जिस इक्विपमेंट में हम ये रिएक्शन कराते हैं उसमें ये नीचे पेंदी में बैठा हुआ दिखाई देगा आपको, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेसिपिटेट नीचे जमा हुआ है, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। लास्ट क्लास जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था तो ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस का एडिशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और उसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में भी देखा था कि जैसे कॉपर है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड CuO। तो हमने यहाँ देखा कि ये कॉपर है और यहाँ पर CuO है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी यहाँ है कॉपर, यहाँ है कॉपर ऑक्साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऑक्सीडेशन है इसका इफेक्ट क्या क्या है, आज के टॉपिक हमारा यही है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोरोजन। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है, तो इस कोरोजन को आप लोग थोड़ा सा केयरफुली पढ़ेंगे। When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, air, or some chemicals, it is said to be corrode, and it is the process of is called corrosion। यानी कि कोरोजन जो होता है वो किसी मेटल
के टुकड़े होते हैं जो, जैसे हमारे पास कोई लोहे का रॉड हो गया या जो लोहे की जो कील होती है, तो जब उसको हम खरीद के लाते हैं तो शाइन करती रहती है, लेकिन कुछ दिन अगर उसको हम कहीं एक जगह पे रख दें जहां पर वो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आती है, तो उसका कलर जो है वो चेंज होता जाता है और इस वजह से उस पर जंग लग जाता है। और ये आयरन के ऊपर जंग लगने का जो प्रोसेस है उसको रस्टिंग कहते हैं। और रस्टिंग भी एक तरह का कोरोजन होता है, मेटल्स के ऊपर कोरोजन होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे घर में लोहे के जो दरवाजे होते हैं, तो लोहे के दरवाजों पर पानी और एयर की वजह से धीरे धीरे जंग लगता है और उस पे जंग ना लगे इसके लिए हम लोग उस पे पेंट करते हैं, ग्रीस वगैरह लगाते हैं। तो यही है हमारे पास कोरोजन कि जब कोई मेटल का पीस, कोई भी मेटल का पीस, चाहे वो कॉपर हो या आयरन हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, जब वो किसी एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, चाहे वो मॉइस्चर के संपर्क में हो या फिर एयर के कांटेक्ट में हो या फिर और कोई केमिकल रिएक्शंस हो, तो उसकी वजह से उस मेटल के सरफेस पर कोरोड होता है और यही प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। जैसे आयरन का जो टुकड़ा होता है या आयरन की जो पीस होती है, उसको ज्यादा दिन तक खुले में हम लोग रख देते हैं तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है और ये जो आयरन ऑक्साइड हमारे पास होता है ये ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी कि आयरन के टुकड़े के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ जमा हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आयरन का जो है वो कोरोजन हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। या इसके अलावा हमारे पास जो कॉपर होता है, और कॉपर का जब कोरोजन होता है तो ये बना लेता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, और ये हो जाता है ग्रीन कलर का। यानी कि आप देखे होंगे अपने घर में कॉपर का कोई बर्तन होगा तो ज्यादा दिन से अगर कहीं रखा होगा और एयर और एटमॉस्फेयर या फिर मॉइस्चर के संपर्क में जब वो आता है तो उस पर ग्रीन कलर की परत जमने लगती है, तो हम लोग कहेंगे कि उस कॉपर का जो पीस है या कॉपर का जो मटेरियल है उसका कोरोजन हो रहा है। या इसके अलावा आप देखे होंगे जो सिल्वर, आपके घर में कुछ ऑर्नामेंट्स होंगे सिल्वर के या कोई चांदी का बर्तन होगा, तो उस चांदी का बर्तन को चांदी का जो भी ऑर्नामेंट्स है वो ज्यादा दिन तक यूज करने के बाद वो सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है, सिल्वर सल्फाइड, और जो उसका कलर होता है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर का भी जो हो रहा है वो क्या कहेंगे, इसको कोरोजन कहेंगे। यानी कि कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो मेटल्स के जो सब्सटेंस होते हैं या मेटल्स के जो मटेरियल होते हैं उनके ऊपर होता है, और इसकी वजह से मेटल का जो बाहरी सरफेस है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और उसके ऊपर अलग अलग कलर जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स जो है वो उसके वेट में भी अंतर आने लगता है और उसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो इस तरह से कोरोजन के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये आया है, तो इसको भी आप लोग बहुत केयरफुली पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले रेंसिडिटी क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन होगा व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste change. This process is called रेंसिडिटी। जैसे कि हमारे घर में
जो भी खाने के मटेरियल्स होते हैं, खाना हो या फिर हमारे घर में जो अचार होते हैं या फिर हमारे घर में जो ब्रेड होते हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जैसे अगर आप सुबह खाना बनाए हैं तो शाम तक तो ठीक रहता है, लेकिन शाम होने के बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये क्यों खराब होता है? और ये जो खराब हो रहा है जिसकी वजह से उसमें जो खाने का स्मेल है वो भी चेंज हो जाता है और जो खाने का टेस्ट है वो भी बदल जाता है। तो ये जो टेस्ट और स्मेल चेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसमें हम लोग जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है उसको बचाने के लिए कि वो ऑक्सीडाइज न हो या फिर रेंसिड न हो, इसके लिए हम लोग कुछ इसमें प्रिवेंशन करते हैं। तो इसका प्रिवेंशन हम लोग देखेंगे कि इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। प्रिवेंशन के रूप में हम लोग जो जनरली हमारे घरों में जो काम होता है वो रेफ्रिजरेटर का होता है। हम सभी के घर में रेफ्रिजरेटर है। तो जो भी खाना बचता है उसको हम लोग फ्रिज के अंदर रख देते हैं। फ्रिज में इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है, कुछ समय तक खाना सही रहता है। या फिर आप देखे होंगे आपके घर में जो कुरकुरे और चिप्स का पैकेट मार्केट से खरीद कर आता है, तो उस पैकेट के अंदर हवा भरी होती है और उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस हवा भरी जाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस भी जो है वो रेंसिडिटी यानी कि जो उसमें मटेरियल्स भरे गए हैं, चिप्स हैं या कुरकुरे हैं, उनको खराब होने से रोकता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस है ये हमारे पास इनर्ट गैस होती है। इसी तरह से वैक्यूम पैकिंग करते हैं हम। वैक्यूम पैकिंग, जैसे हम अपने घर में कोई नमकीन वगैरह बनाते हैं तो उसको शीशे के बर्तन में बढ़िया से पैक करके रखते हैं। वो पैक करने का मतलब ये होता है कि उसमें किसी और तरह की हवा जो है वो अंदर न जाए या फिर पानी या हवा उसके अंदर न जाए, क्योंकि पानी और हवा जाएगा तो जो भी खाद्य पदार्थ है वो खराब होगा। तो उसको खराब ना हो इसके लिए हम वहां पे वैक्यूम पैकिंग करते हैं। या फिर एक और उपाय हम लोग करते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे हमारे घर में जो अचार होता है वो जल्दी खराब ना हो, तो उसको खराब नहीं होने के लिए उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। एंटी का मतलब होता है दुश्मन, जो ऑक्सीडाइज होने की प्रोसेस को रोकता है। तो उसको ऐड कर देने से भी हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है या खाद्य पदार्थ होता है वो सुरक्षित रहता है। तो रेंसिडिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो भी हमारे पास पेय पदार्थ या फिर खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर के खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज होता जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ये रेंसिडिटी ना हो यानी कि जो भी हमारे पास खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब ना हो, इसके लिए हम लोग कुछ प्रिवेंशन करते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेशन, नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं या वैक्यूम पैकिंग करते हैं या फिर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स मिला करके हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कई प्रकार के रिएक्शंस देखे। तो इन सभी रिएक्शंस को आप नोटबुक में अच्छे से सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे और इसको बढ़िया से पढ़ करके इसको याद भी करेंगे।